होंडा एक्टिवा, स्कूटर की दुनिया का सबसे बड़ा नाम। लेकिन इतना बड़ा क्यों? अरे भाई 3 करोड़ से भी ज्यादा यूनिट जो बिक चुके हैं अब तक, तभी तो सड़क पर बस खड़े हो जाइए, 1 मिनट के अंदर कम से कम 20-30 एक्टिवा तो आपको दिखे जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस देश में कभी बजाज चेतक का राज था, वहाँ होंडा एक्टिवा ने कैसे कब्जा कर लिया? कैसे एक्टिवा ने उस मानसिकता को तोड़ा कि स्कूटर सिर्फ लड़कियों के लिए होते हैं? कैसे एक्टिवा एक सिंबल बना जो जेंडर, एज, सिटी या विलेज नहीं देखता, बस चलता ही जाता है। दोस्तों 1970s और 80s के जमाने में अगर किसी के पास स्कूटर होता था तो वो था सिर्फ बजाज चेतक। मतलब इस स्कूटर का क्रेज इतना ज्यादा था कि अगर आपने आज बुकिंग करवाई तो स्कूटर मिलने में 5 से 6 सालों तक का समय लग जाता था। और इसके पीछे का जो रीजन था वो था बजट फ्रेंडली फैमिली व्हीकल। इसकी चौड़ी सीट पर सब आराम से बैठ जाते थे और माइलेज भी उस टाइम के हिसाब से काफी अच्छा था। लेकिन फिर दूसरी तरफ इंडिया में एक अलग ट्रेंड ने पैर पसारना शुरू कर दिया था। कॉलेज बॉयज और यंग जनरेशन को स्कूटर नहीं बल्कि एक ऐसी स्टाइलिश और फास्ट मोटरसाइकिल चाहिए थी जो कि उनकी पर्सनालिटी को मैच करे। और फिर लोगों की डिमांड को ही समझते हुए जापानीज कंपनी होंडा ने 1984 में हीरो से हाथ मिला लिया और फिर यहीं से जन्म हुआ एक हिस्टोरिकल ज्वाइंट वेंचर का, जिसका नाम रखा गया हीरो होंडा। इसमें एक कंपनी के पास प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पावर थी तो फिर दूसरे के पास थी जापानीज टेक्नोलॉजी। इन दोनों ने मिलकर मार्केट में कई सारी शानदार बाइक्स उतारी, जिसके बाद से इंडिया का मिडिल क्लास बाइक की तरफ शिफ्ट होने लगा। वहीं दूसरी ओर टाइम बीतने के साथ स्कूटर सेगमेंट भी स्ट्रगल करने लगा। अब भले ही उस टाइम तक चेतक काफी पॉपुलर रहा हो, लेकिन उसके साथ एक बड़ी दिक्कत ये थी कि उसे पूरी तरह से मर्दों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। इसमें हैंड गियर शिफ्टिंग होती थी जो कि चलाने में बिल्कुल भी आसान नहीं थी। हैंडल पर बार बार जोर लगाना पड़ता था और बैलेंस बनाए रखना भी उतना ही मुश्किल था। ऐसे में उस दौर की महिलाएं ना तो इसे कॉन्फिडेंट के साथ चला पाती थीं और ना ही उन्हें कोई ऐसा ऑप्शन मिलता था जो खास तौर से उनके लिए डिजाइन किया गया हो। उसी समय होंडा ने मार्केट में इस गैप को नोटिस किया कि महिलाओं का एक ऐसा सेगमेंट है जो कि स्कूटर लेना तो चाहता है, लेकिन उन पर किसी भी कंपनी का ध्यान नहीं है। ऐसे में होंडा ने सोचा कि अगर हम इन लोगों के लिए कुछ आसान, हल्का और स्टाइलिश बना दें तो फिर ये मार्केट हमारी हो सकती है। इसी सोच के साथ होंडा ने 1984 में काइनेटिक ग्रुप के साथ में पार्टनरशिप की और इंडिया का पहला गियरलेस स्कूटर लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया काइनेटिक DX। अब ये कोई नॉर्मल स्कूटर नहीं था, इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन था, यानी न क्लच का झंझट, न गियर बदलने की टेंशन और न ही चलने में कोई स्ट्रगल। बस आराम से सीट पर बैठिए, एक्सीलेटर घुमाइए और स्कूटर फर्राटे से चल पड़ता था। इसकी लाइट वेट बॉडी और स्मूथ हैंडलिंग ने इसको चलाना बहुत आसान बना दिया था। ऊपर से इसका स्टाइलिश लुक भी ऐसा था कि हर किसी की नजर पर टिक जाए। यही वजह थी कि ये स्कूटर कॉलेज गर्ल्स, वर्किंग वुमेन और हाउसवाइफ्स की पहली पसंद बन गया। इसी ट्रेंड को ही देखते हुए 1994 में टीवीएस ने भी अपनी स्कूटी लॉन्च की, जो खास तौर पर कॉलेज जाने वाली लड़कियों के बीच में पॉपुलर होने लगी। ये स्कूटी काइनेटिक DX से भी हल्की थी और खास करके लड़कियों के कंफर्ट को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई थी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि ये प्रैक्टिकल यूज के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। यानी 74.6 सीसी के इंजन वाले इस स्कूटर को अगर कोई हैवी यूज में लेना चाहे तो ये बहुत जल्दी साथ छोड़ देती थी। ऐसे में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्कूटर्स तो निकाले गए थे, पर उनकी जरूरतों को उतने अच्छे से फुलफिल नहीं किया गया। और इन प्रोडक्ट्स की वजह से मार्केट में एक अलग परसेप्शन ने भी जन्म ले लिया कि ऑटोमेटिक स्कूटर सिर्फ महिलाओं की सवारी होती है, जिसकी वजह से मर्द अब स्कूटी से दूरी बनाने लगे थे। साथ ही मार्केट में अब कोई ऐसा स्कूटर भी नहीं था जो जरा माचो लगे और थोड़ा दमदार हो, क्योंकि बजाज चेतक जैसा आइकॉनिक स्कूटर अब पुराना हो चुका था और इसका डिजाइन भी आउटडेटेड लगने लगा था और फीचर्स भी पुराने जमाने के ही थे। उस समय का माहौल कुछ ऐसा था कि स्कूटर अब लड़कों की पर्सनालिटी से मैच नहीं करते थे। इसी बीच 1998 में होंडा ने काइनेटिक के साथ अपनी पार्टनरशिप को ऑफिशियली खत्म कर दिया और जब होंडा ही नहीं रहा तो उसकी वर्ल्ड फेमस जापानीज इंजीनियरिंग भी उसी के साथ चली गई। इसका सीधा असर काइनेटिक स्कूटर्स के क्वालिटी और भरोसे पर पड़ा। लोगों को अब ज्यादा मेंटेनेंस, कम माइलेज और हर छोटी बड़ी चीजों के लिए स्पेयर पार्ट्स की परेशानी झेलनी पड़ रही थी। इसके साथ ही काइनेटिक ना तो अपनी टेक्नोलॉजी को सही समय पर अपग्रेड कर पाया और ना ही उसने कभी एग्रेसिव मार्केटिंग या फिर प्रॉपर ब्रांडिंग की कोशिश की।
नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे काइनेटिक की पकड़ मार्केट में ढीली पड़ने लगी और वो मार्केट से गायब होने के कगार पर आ गया। इस तरह जिस कमी को पूरा करने के लिए काइनेटिक स्कूटर्स मार्केट में आए थे, वही कमी एक बार फिर से मार्केट में बन गई। दूसरी तरफ हीरो होंडा ने अपनी कई सारी दमदार बाइक्स जैसे CD100, स्लीक और स्प्लेंडर के जरिए पूरे देश में एक भरोसेमंद ब्रांड की इमेज बना ली थी। हर गली हर मोहल्ले में हीरो होंडा के पोस्टर्स दिखाई देते थे और स्प्लेंडर तो हर घर की जैसे पहली बाइक बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, होंडा जो कि एक ग्लोबल और हाई टेक ब्रांड था, वो सिर्फ एक इंडियन पार्टनर के अंडर काम करने से सेटिस्फाई नहीं था। उसे चाहिए था अपना खुद का नाम, अपना प्लेटफॉर्म और अपनी फुल कंट्रोल वाली कंपनी। इसी सोच के साथ 1999 में होंडा ने इंडिया में अपनी खुद की कंपनी लॉन्च की, जिसका नाम रखा गया होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी HMSI। अब साल 2000 के आसपास की मार्केट पर एक नजर डालें तो सीन काफी इंटरेस्टिंग था। एक तरफ बजाज पल्सर जैसी दमदार माचो लुक वाली मोटरसाइकिल्स का बोलबाला था और करीब 80% मार्केट शेयर इसी के पास था, तो वहीं दूसरी तरफ गियरलेस स्कूटर्स को कोई खास तवज्जो नहीं मिल रही थी और स्कूटर सेगमेंट को पूरी तरह से महिलाओं के लिए छोड़ दिया गया था। ऐसे में होंडा ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो जेंडर न्यूट्रल हो, यानी मेल और फीमेल दोनों इसका इस्तेमाल कर सके और साथ ही ये डेली यूज के लिए प्रैक्टिकल होने के साथ साथ स्टाइलिश भी हो। इसी सोच के साथ होंडा ने साल 2001 में अपने गियरलेस स्कूटर होंडा एक्टिवा को लॉन्च कर दिया, जो वर्किंग वुमेन, रिटायर प्रोफेशनल्स और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट सबके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन के तौर पर पेश किया गया। हालांकि उस टाइम पर पूरी मार्केट मोटरसाइकिल्स की तरफ भाग रही थी। सभी को लग रहा था कि स्कूटर्स का जमाना खत्म हो चुका है, लेकिन होंडा ने हार नहीं मानी। वो अपने एक्टिवा के साथ एक ऐसे सोलो मिशन पर निकल पड़ा जहां उसके पास ना हीरो जैसा पार्टनर था, ना उसका शोरूम नेटवर्क, न मैकेनिक सपोर्ट और ना ही कोई खास ब्रांडिंग। ऊपर से एक्टिवा का लॉन्च भी कोई धमाकेदार नहीं रहा, क्योंकि पहले ही साल में उसकी सिर्फ 55,000 यूनिट्स ही बिक पाई। अब सुनने में ये नंबर ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन कंपनी के उम्मीदों के हिसाब से ये एक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस ही मानी गई। असल में सेल कम होने का रीजन ये था कि कस्टमर गियरलेस स्कूटर को लेकर काफी कंफ्यूज थे। उन्हें लगता था कि ये टिकाऊ नहीं होते, इनकी परफॉर्मेंस कम होती है और मेंटेनेंस भी ज्यादा। लेकिन होंडा एक्टिवा ने उनकी इस सोच को पूरी तरह से बदलने का ठान लिया था। जो लोग पहले गियरलेस स्कूटर्स को लेकर हिचकिचा रहे थे, उन्होंने जब एक्टिवा को चलाया तो उसकी सिंप्लिसिटी और कंफर्ट ने सबका दिल जीत लिया। और फिर धीरे धीरे एक्टिवा एक ऐसा भरोसेमंद नाम बन गया जो कि हर घर की जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता था। इस बढ़ते भरोसे का सीधा असर एक्टिवा की सेल्स पर भी पड़ा और जहां 2001 में इसके सिर्फ 55,000 यूनिट्स ही बिकी थी, वहीं अगले कुछ ही सालों में इसकी डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी कि 2015 तक ये नंबर 1 करोड़ तक पहुंच गया। और दोस्तों, ये सिर्फ एक डेटा नहीं था, बल्कि ये उस बदलाव की कहानी थी जो एक्टिवा ने स्कूटर इंडस्ट्री में ला दिया था। और इसने दुनिया को दिखा दिया कि स्कूटर सेगमेंट अभी भी डेड नहीं हुआ है, बल्कि अब पहले से भी ज्यादा जरूरी और रिलेवेंट हो चुका है। और बस यहीं से एक्टिवा ने जो रफ्तार पकड़ी वो फिर कभी भी नहीं रुकी। ये छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक हर गली मोहल्ले में दिखाई देने लगा और फिर 2023 तक यानी अपने 22 सालों में एक्टिवा ने 3 करोड़ यूनिट्स बेचकर मानो रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। इस तरह की स्पीडी ग्रोथ किसी भी टू व्हीलर ब्रांड के लिए बहुत रेयर है, और वो भी एक ऐसे टाइम पर जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा हो। लेकिन दोस्तों, एक्टिवा को यह सक्सेस ऐसे ही बिना कुछ किए नहीं मिल गई, बल्कि इसके पीछे का रीजन था सालों की मेहनत, होंडा का विजन और लोगों की नीड्स को समझकर काम करना। असल में होंडा ने बड़ी समझदारी से एक्टिवा को ऐसा रूप दिया जो ना तो ज्यादा हैवी था कि महिलाएं इसको देखकर हिचकिचाएं और ना ही इतना सॉफ्ट कि मर्दों को लगे कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए बना है। इसका लुक सिंपल, सॉलिड और स्मार्ट था, बिल्कुल बैलेंस। यही वजह है कि 33% से ज्यादा यूजर्स इसकी फीमेल हैं और बाकी 66% मेल। यानी ये क्लियरली एक यूनिसेक्स व्हीकल बन गया जिसे जेंडर या एज की कोई सीमा नहीं रोक सकी। होंडा ने एक्टिवा को सिर्फ एक स्कूटर की तरह नहीं, बल्कि इंडियन कस्टमर्स की डेली नीड्स और प्रॉब्लम्स को समझकर डिजाइन किया। और उन्हीं में से सबसे बड़ी जरूरत थी बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी। एक्टिवा करीब 60 kmpl तक का माइलेज दे सकती थी, जबकि उस समय के ज्यादातर स्कूटर्स मुश्किल से 40 तक ही पहुंच पाते थे। अब आप खुद ही सोचिए, एक ऐसा देश जहां पेट्रोल की एक एक बूंद कीमती होती हो, वहां ये माइलेज किसी वरदान से कम नहीं था। और दोस्तों, यही चीज थी जिसने की एक्टिवा को टोटल गेम चेंजर बना दिया। और सिर्फ माइलेज ही नहीं, ड्यूरेबिलिटी और इंजन परफॉर्मेंस के मामले में भी एक्टिवा ने कमाल कर दिया था।
असल में होंडा ने एक्टिवा के अंदर 102 सीसी का पावरफुल इंजन दिया था, जो कि परफॉर्मेंस और माइलेज का परफेक्ट बैलेंस देता था। यंग राइडर्स को इसका दमदार पिकअप और पावर पसंद आती थी, वहीं मिडिल एज्ड और बढ़ती उम्र के लोगों को इसकी सिंप्लिसिटी और मजबूत बनावट ने खूब अट्रैक्ट किया। और हाँ, इसकी मजबूती का सबसे बड़ा रीजन था इसकी मेटल बॉडी, क्योंकि उस दौर में कई सारे स्कूटर्स जैसे काइनेटिक और टीवीएस में फाइबर बॉडी का इस्तेमाल होता था। लेकिन होंडा ने एक्टिवा को भरोसेमंद मेटल बॉडी दी, जो न सिर्फ चलाने में सॉलिड फील देती थी, बल्कि सालों साल मजबूती से साथ भी निभाती थी। यहाँ तक कि कई सारे यूजर्स ने तो 15 साल से भी ज्यादा समय तक बिना किसी बड़े परेशानी के इसे चलाया। और दोस्तों, कुछ लोगों ने तो 1 लाख किलोमीटर तक चला डाला है, वो भी बिना किसी इंजन इशू के। अब दोस्तों, जब कोई प्रोडक्ट इतना भरोसेमंद निकल जाए तो फिर ब्रांड लॉयल्टी तो अपने आप ही बन जाती है। यही वजह है कि एक्टिवा ने वही जगह ले ली जो कि एक टाइम पर बजाज चेतक के पास में थी। कंपनी की ये प्रैक्टिकल सोच उस समय के कुछ प्रीमियम ब्रांड जैसे वेस्पा से बिल्कुल अलग थी, जो कि लुक्स और स्टेटस सिंबल पर ध्यान दे रहे थे। एक्टिवा की इस सफलता को देखते हुए हीरो होंडा ने, मतलब कि वो ज्वाइंट वेंचर वाली कंपनी ने 2005 में अपना पहला गियरलेस स्कूटर लॉन्च किया, हीरो प्लेजर, जिसकी टैगलाइन थी व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। शुरुआत बोल्ड थी, टीवी एड में फंकी लुक्स, लड़कियों वाले कलर्स और कॉलेज जाने वाली स्टूडेंट्स को दिखाया गया, यानी कि स्कूटर को फिर से एक स्टाइलिश वुमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन यही कंपनी की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने प्लेजर को सिर्फ एक जेंडर से जोड़ दिया था। प्लेजर एक अच्छा प्रोडक्ट था, लेकिन उसकी टारगेटिंग इतनी लिमिटेड थी कि वो कभी एक्टिवा जैसा यूनिवर्सल स्कूटर ही नहीं बन पाया। प्लेजर का आना मार्केट के लिए एक नया ऑप्शन जरूर था, लेकिन उसने एक्टिवा को चैलेंज करने की बजाय एक्टिवा की ऑलराउंड आइडेंटिटी को और भी ज्यादा सॉलिड कर दिया, जिससे लोगों को और भी क्लियर मैसेज पहुंचा कि सिर्फ एक्टिवा ही है जो कि सबके लिए सही है। अब ये सब देखकर मार्केट का सबसे पुराना खिलाड़ी बजाज दोबारा से स्कूटर सेगमेंट में कूद पड़ा और 2007 में उसने अपना बजाज क्रिस्टल लॉन्च कर दिया। पर अफसोस कि क्रिस्टल ने भी कस्टमर्स की नब्ज पकड़ने में चूक कर दी। बजाज क्रिस्टल की बॉडी हल्की थी, प्लास्टिक की थी और साथ ही रोड ग्रिप में भी कमजोर थी, जिससे कि स्टेबिलिटी की दिक्कत आने लगी थी। ऊपर से क्रिस्टल का इंजन होंडा जितना रिफाइंड और साइलेंट भी नहीं था। नतीजा ये हुआ कि कस्टमर ने इसे सीधा नकार दिया और क्रिस्टल अपने लॉन्च के कुछ ही समय के बाद से बाजार से गायब सा हो गया। इस तरह से बजाज, जो कभी स्कूटर कैटेगरी का राजा था, उसने खुद ही गियरलेस स्कूटर्स बनाने बंद कर दिए और टू व्हीलर सेगमेंट में अपना पूरा फोकस मोटरसाइकिल्स की तरफ शिफ्ट कर दिया। हालांकि होंडा एक्टिवा में लगातार इनोवेशंस करता रहा, जैसे 2009 में एक्टिवा को एक मेजर अपग्रेड देते हुए इसमें 110 सीसी का इंजन जोड़कर इसे और ज्यादा पावरफुल बना दिया गया। और आपको याद दिलाते चलें कि इससे पहले तक होंडा का इंजन 102 सीसी का हुआ करता था। ये बदलाव एक्टिवा के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि यही मॉडल होंडा का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर बना। इवन आज भी एक्टिवा 110 की हर महीने 2 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बिकती है। लेकिन दोस्तों, फिर आया साल 2010, जो कि होंडा के लिए एक बहुत ही मुश्किल साल साबित हुआ। असल में होंडा उस टाइम इंडिया में एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग रोल निभा रही थी। जैसे कि एक तरफ वो हीरो के साथ मिलकर हीरो होंडा के नाम से मोटरसाइकिल्स बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ होंडा अपने खुद के दम पर बाइक और स्कूटर सेगमेंट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा था। लेकिन फिर 2010 में हीरो ने होंडा से अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी और फिर इस ब्रेकअप के बाद बहुतों को लगा कि हीरो के बिना होंडा की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। होंडा ने हर दिन एक नई डीलरशिप खोलने का गोल रखा और सिर्फ 4 सालों में उसका नेटवर्क 1200 से बढ़कर 7000 से भी ज्यादा हो गया। रिजल्ट यह निकलकर सामने आया कि एक्टिवा अब सिर्फ मेट्रो सिटीज की पहचान नहीं रहा, बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचने लगा। इसी बीच सितंबर 2013 में, यानी सिर्फ 1 महीने में ही होंडा एक्टिवा की 1,41,996 यूनिट्स बिकी, जो कि होंडा की नॉर्थ अमेरिका में पूरे साल के सेल्स के बराबर थी। और फिर अप्रैल 2014 में तो कमाल ही हो गया। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्टिवा ने उस समय की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक हीरो होंडा स्प्लेंडर को भी पीछे छोड़ दिया। ये पहली बार था कि किसी स्कूटर ने किसी बाइक को पीछे छोड़ दिया था, और वो भी हीरो होंडा स्प्लेंडर जैसी लीजेंड को, जो कि कई दशकों से इंडियन 2 व्हीलर सेगमेंट में राज कर रही थी। एक्टिवा की ये अचीवमेंट सिर्फ एक प्रोडक्ट की जीत नहीं थी, बल्कि माइंडसेट का भी बदलाव था। लोगों ने पहली बार माना कि एक स्कूटर भी उतना भरोसेमंद, पावरफुल और प्रैक्टिकल हो सकता है जितनी कि एक मोटरसाइकिल।
इस ब्रेक थ्रो के बाद होंडा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2015 से 2019 के बीच होंडा ने एक्टिवा 3G, 4G और 5G जैसे अपग्रेडेड वर्जन्स लॉन्च किए और हर नया वर्जन पहले से बेहतर माइलेज, रिफाइंड डिजाइन और बढ़िया कंफर्ट लेकर आया। छोटे छोटे इनोवेशंस भी किए गए, जैसे कि ज्यादा अंडर सीट स्टोरेज, बेहतर सस्पेंशन और आसान स्टार्ट सिस्टम, जिसने कि इसे डेली लाइफ के यूज में और भी ज्यादा कन्वीनियंट बना दिया। फिर आया साल 2020, जब पूरे देश में BS6 एमिशन नॉर्म्स लागू हुए। अब यहाँ इस नियम के आने के बाद से कई सारी कंपनीज तो स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन वहीं होंडा ने इसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। एक्टिवा 6G में उन्होंने पहली बार फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी दी, जो कि एक सेंसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है कि इंजन को कितनी हवा और कितनी फ्यूल चाहिए और फिर उसे एग्जैक्ट उसी मात्रा में ही सप्लाई करता है। इससे न सिर्फ राइड और भी ज्यादा स्मूथ हुई, बल्कि एमिशंस भी कम हुए, यानी कि यूजर्स को भी फायदा और एनवायरनमेंट को भी। यही वजह थी कि इसकी डिमांड सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि होंडा ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए एक्टिवा का एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया। अब दोस्तों इसके दो फायदे हुए, एक तो एक्टिवा की ग्लोबल पहचान और क्रेडिबिलिटी बढ़ी और दूसरा भारत ने खुद को एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया। यानी कि एक्टिवा की सक्सेस अब सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन गई। आज भी एक्टिवा की पकड़ स्कूटर मार्केट पर सबसे मजबूत है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसकी एनुअल सेल 22.5 लाख यूनिट्स के भी ऊपर रही, जो कि बाकी बचे टॉप 5 स्कूटर्स की कंबाइंड सेल के बराबर है। और 2025 में तो ये आंकड़ा 25 लाख के नंबर को भी क्रॉस कर गया है। एक्टिवा का मार्केट शेयर अब भी 50% से ज्यादा है और सेल्स के मामले में ये अपने सभी कॉम्पिटिटर्स से मीलों आगे है। होंडा ने ये साबित कर दिया कि अगर प्रोडक्ट दमदार हो और मार्केट की सही समझ हो तो एक सिंपल सा दिखने वाला स्कूटर भी लेजेंड बन सकता है। अब वैसे आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड आने वाली है और होंडा अपने इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर के साथ में वहां पर कैसा परफॉर्म करेगा, ये तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक्टिवा हिस्ट्री के बेस्ट स्कूटर्स में अपनी जगह बना चुका है।